प्रीवियस क्लास एक होमवर्क दिए थे, वो मिरर ऊपर रखा है 10 सेंटीमीटर वाला और उसके नीचे फ्लोर पे कितना बड़ा स्पॉट गिरेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन था। तो वो क्वेश्चन था, थोड़ा मैं कर लेता हूँ, कुछ लोगों का नहीं हुआ है। हियर इज ए मिरर, एनीवे हियर इज ए मिरर और ये है फ्लोर। दिया है कि दोनों का बीचों बीच एट द मिड पॉइंट बिटवीन देम, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर है। ये डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस बराबर है। से दिस इज एच, दिस इज ऑल्सो एच, ये मिड पॉइंट है। यहाँ पे एक छोटा सा लाइट रखा गया है। दिस इज व्हाट इज ए लाइट फ्रॉम विच लाइट इज गोइंग इन ऑल डायरेक्शंस। अब यहाँ से कोई डायरेक्ट लाइट तो फ्लोर पे आ नहीं सकता। होगा क्या कि ये जो लाइट है ये जाएंगे रिफ्लेक्ट करके नीचे गिरेंगे। क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द स्पॉट, रेडियस ऑफ द स्पॉट फॉर्मिंग ऑन ग्राउंड। ग्राउंड पे कितना बड़ा स्पॉट पड़ेगा, उसका रेडियस क्या होगा। पहले बताओ कि ग्राउंड पे जो स्पॉट ये दिया हुआ था, लेंथ दिया हुआ था कितना, 10 सेंटीमीटर है, नहीं, दिस इज गिवन 10 सेंटीमीटर, मतलब टोटल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। पता ये करना है कि यहाँ पे जो स्पॉट गिरेगा उसका रेडियस क्या होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है कि जो स्पॉट गिरेगा वो सर्कुलर बनेगा। हाँ, तो ठीक है। तो यहाँ से कोई लाइट अगर ऐसे जाता है, यहाँ से कोई लाइट अगर ऐसे जाता है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट करने के बाद वो यहाँ पे गिरेगा, है कि नहीं। सिमिलरली यहाँ से अगर कोई लाइट रे ऐसे जाता है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट करने के बाद वो ऐसे गिरेगा। और क्या इस पॉइंट से बाहर किसी पॉइंट में गिर सकता है, नहीं, रिफ्लेक्ट करके एक्सट्रीम से रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ गिर रहा है तो, और इधर इससे इधर और इससे इधर तो नहीं गिर सकता। मतलब जो स्पॉट बनने वाला है उसका जो रेडियस है, द रेडियस ऑफ द स्पॉट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, दिस विल बी द रेडियस ऑफ द स्पॉट। ये पता करना है कि नहीं, दिस इज द रेडियस ऑफ द स्पॉट। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ये मैं यहाँ पे इसे ज्वाइन करता हूँ, I join it here like this. I call, suppose I say ये है, ऐसा मैं ज्वाइन करता हूँ। देखो ये एक ट्रायंगल है। अब ये ट्रायंगल में आपको ये भी मालूम है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। इसको मैं और भी नीचे बढ़ाता हूँ ऐसे, ठीक है। हमें मालूम है कि ये इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्लेक्टिंग एंगल है, तो ये दोनों एंगल बराबर है। अच्छा, ये पूरा अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये कितना हुआ, 5 सेंटीमीटर, समझ में आ गया। अच्छा, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब थोड़ा ध्यान से देखो तो ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल, दोनों का एक एक एंगल बराबर है। ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है और बीच का लाइन कॉमन टू बोथ ऑफ देम है। तो ASA वाला थ्योरम से पता चला कि दे आर कॉन्ग्रुएंट। समझ में आया क्या। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये लेंथ जितना होगा ये लेंथ उतना ही होगा। तो ये कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आया। अच्छा, ये लेंथ कितना हो गया, ये भी हो गया 5 सेंटीमीटर। बस ये पता करना है ना। चलो ये पॉइंट्स को नेमिंग करते हैं, O A B C D। क्या आपको दिख रहा है कि OAB ट्रायंगल एंड BCD ट्रायंगल आर सिमिलर। सिमिलर होने के लिए क्या कंडीशन था, ऑल द 3 एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द करेस्पॉन्डिंग 3 एंगल्स ऑफ द अदर ट्रायंगल। तो सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो द साइड्स विल बियर ए कांस्टेंट रेशियो। इसका मतलब OB बाय OC, OB बाय OC मस्ट बी इक्वल टू AB बाय CD। क्या बात समझ में आ रहा है। अब OB कितना है, OB ये तो H है कि नहीं, तो ये हो गया H। OC कितना है, O2C कितना है, 2H। AB कितना है, AB तो है 5। अब ये CD कितना है, CD जितना है, क्या मिल जाएगा इसमें से, CD का वैल्यू 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। मतलब जो सर्किल बनने वाला है वो कुछ ऐसा बनेगा और उसका रेडियस हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्किल कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आया।
सिंपल तो है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लेट अस सी सम मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन जो इस चैप्टर में आते हैं। दैट इज द मिनिमम साइज ऑफ ए मिरर रिक्वायर्ड so that a man can see the complete image, see his complete image in it, है ना। कोई आदमी अपना मिरर में अपना कंप्लीट इमेज को देख पाएगा, उसके लिए मिरर का साइज क्या होना जरूरी है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक छोटे से मिरर में भी मेरा कंप्लीट इमेज बनता है। इमेज बनना, इमेज दिखना दो अलग अलग चीज़ें है कि नहीं। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे कोई एक मिरर है और मैं इस मिरर के सामने यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मेरे से जो लाइट जाएगा वो रिफ्लेक्ट करके इधर भागेगा। अगर रिफ्लेक्टेड रे मेरे आंखों में पहुंचता तो इमेज को मैं देख पाता, लेकिन रिफ्लेक्टेड अभी यहाँ से जाएगा, उधर जो खड़ा रहेगा उसको मेरा इमेज दिखेगा, लेकिन मेरा इमेज मेरे को नहीं दिख रहा है। मेरे को नहीं दिख रहा है का मतलब नहीं कि इमेज नहीं बन रहा है, इमेज बन रहा है, मेरे को नहीं दिख रहा है। समझ में आया क्या? इवन इन ए स्मॉल मिरर ऑल्सो माई कंप्लीट इमेज इज फॉर्म। मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है अपने नाक दिख रहा है, अपनी आंख दिख रहा है। कोई अगर ऊपर से देखेगा ऐसे तो उसमें, इस मिरर में उसको मेरा पाँव भी दिखेगा। अगर कोई नीचे से ऐसे देखेगा तो इसी मिरर में उसको मेरा सर भी दिखेगा। मतलब मेरा कंप्लीट इमेज हो रहा है, मेरे को तो थोड़ा सा कुछ दिख रहा है। सो इमेज नहीं दिख रहा है का मतलब नहीं हो रहा है नहीं है। इमेज होना, इमेज दिखना दो अलग अलग चीजें। अब क्वेश्चन क्या है कि ये मिरर कितना बड़ा होना चाहिए कि मेरे को अपना कंप्लीट इमेज दिखेगा, मैं अपना कंप्लीट इमेज देख पाऊंगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। क्या हो गया टॉपिक? मिनिमम साइज ऑफ ए मिरर। Such that a man of height h can see his complete image in it। हमें मिरर का मिनिमम साइज चाहिए ताकि कोई आदमी अपना कंप्लीट इमेज को देख पाएगा। चलिए मैं करता हूं कि यहाँ पे कोई एक मिरर है, बड़ा सा मिरर ले लिया क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कितना बड़ा मिरर चाहिए। सो आई टूक ए लार्ज मिरर। मैं एक बड़ा सा मिरर ले लिया और उसके सामने भी मैं खड़ा हो जाऊंगा देखने के लिए कि मिरर का कितना हिस्सा मुझे चाहिए अपना इमेज देखने के लिए। वेल, मैं इसके सामने खड़ा हूं और चलो मानते हैं कि दिस इज द टॉप ऑफ माई हेड, और ये मेरी आंखें और ये मेरी पाँव। हेड माई आई थोड़ा सा नीचे है कि नहीं? आई हेड से नीचे है कि ऊपर है? नीचे है ना, तो फिर यहां से नीचे फिर ये पाँव। मुझे मेरा कंप्लीट इमेज दिखेगा अगर हमें अपना हेड का भी इमेज दिखेगा और हमारा पाँव का भी इमेज दिखेगा, तो हम कहेंगे पूरा दिख गया, है कि नहीं? हेड का इमेज हमें कब दिखेगा? हेड का इमेज हमें कब दिखेगा? जब हेड का लाइट मिरर पे गिरेगा, गिरने के बाद क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा और रिफ्लेक्ट करके आके हमारे आंखों में पहुंचेगा। क्या बात समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट इज माई आई। समझ में आया? अच्छा, ये बात है। अभी पाँव का इमेज हमें दिखेगा अगर यहां से कोई लाइट ऐसे गिरेगा और रिफ्लेक्ट करने के बाद ऐसे आके पहुंचेगा, है कि नहीं? अच्छा, अभी मैं कहूं कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ नॉर्मल टू द मिरर, आई क्लियरली सी कि ये एंगल और ये एंगल तो बराबर होंगे क्योंकि लाइट ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है। क्योंकि ये लाइट रे हमारी आंखों में पहुंच रहा है, आई एम एबल टू सी द इमेज ऑफ द हेड। क्योंकि ये लाइट हमारे आंखों में पहुंच रहा है इसलिए आई एम एबल टू सी द इमेज ऑफ माई फुट, है कि नहीं? अच्छा, अगर ये एंगल बराबर है तो क्या आपको लग रहा है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना? मुझे मालूम नहीं है ये डिस्टेंस कितना है, से दिस डिस्टेंस इज h1। तो क्या बता सकते हो ये डिस्टेंस कितना होगा यहां से यहां तक? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एंगल बाइसेक्टर विल कट द बेस बाय इन टू इक्वल पार्ट्स। कट करेगा कि नहीं करेगा?
अगर कट करेगा तो बताओ कि हमारे पास जो चीजें बन रहा है यहाँ पे, ये जो लेंथ है छोटा सा, ये कितना होगा भाई, h/2 होगा। सॉरी, ये h1 लिए थे तो h1/2। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? h1/2। सिमिलरली सपोज हम कहेंगे कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो h2 है। क्या आप मुझे ये भी बता सकते हो कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये कितना होगा? देखो अभी ये एंगल भी तो ये एंगल बराबर है, अगेन इट इज आइसोसेलेस एंगल, है कि नहीं? तो फिर ये एंगल बाइसेक्टर इसको फिर से दो पार्ट में डिवाइड करेगा, टू इक्वल पार्ट्स में। अगर ये पूरा h2 है तो ये हो जाएगा h2/2। अब सोचो, यहाँ पर लाइट रे गिरा और हमारे आंखों में आ गया, यहाँ पे गिरा हमारे आंखों में आ गया, तो इसके ऊपर का मिरर हमें चाहिए क्या? नहीं चाहिए। इतने में तो हमको पूरा दिख रहा है। व्हाट यू वांट टू फाइंड आउट? मिनिमम साइज ऑफ ए मिरर। तो क्या हमें यहाँ का नीचे का मिरर चाहिए क्या? नहीं, ये भी तो नहीं चाहिए। इतना मिरर काफी है कि नहीं? इतना मिरर काफी है। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हुआ? h1/2 प्लस h2/2 हुआ कि नहीं हुआ? इट इज h1/2 प्लस h2/2। क्या चीजें समझ में आ रहा है? अगर ये समझ में आ गया, अब सोचो, ये जो आदमी है उसका हाइट क्या था? h, मैन ऑफ हाइट h। तो h कितना है? h1 प्लस h2। h कितना है? h1 प्लस h2। तो ये चीज क्या बन जाएगा? इज नॉट इट h1 प्लस h2/2 एंड इज नॉट इट h/2। यस। तो मिनिमम साइज का मिरर क्या चाहिए? अगर आदमी का हाइट है h तो मिनिमम साइज का मिरर चाहिए h/2 टू सी द कंप्लीट इमेज। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या आपके घर में, अपने सबके घर में ड्रेसिंग टेबल होगा? नहीं, मम्मी वगैरह को मिलता है वो शादी के समय में? नहीं, ड्रेसिंग टेबल का मिरर यूजुअली हम लोग 6 फीट के, सारा ड्रेसिंग टेबल का मिरर देखोगे 3 फीट का है। थोड़ा सा उठा के रखें। किसी के भी घर में ड्रेसिंग टेबल हो तो मिनिमम साइज होगा कितना? 3 फुट। कोई बहुत बड़ा बनाया तो अलग बात है, नहीं तो मिनिमम साइज होता है 3 फुट। क्योंकि इसमें 3 फीट में हमारा हाइट होता है 6 फीट, तो 3। अब जाके दुकान में मांगूंगा मुझे ड्रेसिंग टेबल मिरर चाहिए, उसको मालूम है वो 3 फीट वाला लंबा निकाल के दे देगा। वो फिजिक्स नहीं पढ़ा है भाई, प्रैक्टिस मालूम है कि द मिनिमम साइज ऑफ ए मिरर रिक्वायर्ड टू सी द कंप्लीट इमेज ऑफ ए मैन इज हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द मैन। लेकिन ध्यान है, इसको थोड़ा उठा के रखना है। नीचे रख देंगे तो दिखेगा क्या? उठा के रखना है। तो मिनिमम हाइट क्या चाहिए समझ में आया? मिनिमम साइज इज इक्वल टू कितना हो गया? इट इज कमिंग आउट टू बी h/2। तो स्टेटमेंट को कंप्लीट करते हैं। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? द मिनिमम साइज ऑफ ए मिरर सो दैट ए मैन ऑफ हाइट h कैन सी हिज कंप्लीट इमेज इन इट इज इक्वल टू h/2। कोई आदमी अपना कंप्लीट इमेज दिखने के लिए उसको कम से कम कितना बड़ा है मिरर की जरूरत होता है? h/2। क्या ये बात सबको समझ में आया? चलिए बढ़िया से लिख दीजिए। ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर क्वेश्चन होने के कारण काफी लोग इसका आंसर को याद रख लेते हैं। वो देंगे एक आदमी है जिसका हाइट है 150 सेंटीमीटर, व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ ए मिरर रिक्वायर्ड टू सी हिज कंप्लीट इमेज? तो लोग तुरंत आधा कर देते हैं 75 सेंटीमीटर। लेकिन ये जो कॉमन आंसर आने लगा है उसको देख के कुछ लोग जो है एंट्रेंस वगैरह में थोड़ा घुमा के भी क्वेश्चन देते हैं। कैसे घुमा के क्वेश्चन देते हैं? लेट अस a mirror is standing vertically on ground. A man with a cap is standing in front of it. Find minimum height of mirror so that he can see
the complete image. He can see the complete image. फिगर दिया गया है. He can see his complete image. अब दिया क्या है क्वेश्चन में? कोई मिरर है. वो मिरर कैसा है? That mirror is standing vertically. ऐसा है. ये है मिरर. और यहाँ पे खड़ा है आदमी. ये है वो आदमी. फिगर दिया हुआ है. This is the man with a cap. ठीक है. ये आदमी ऐसे खड़ा है. बड़ा सा कैप पहना हुआ है. Here is his eye. ये उसका आंखें हैं. और क्या दिया है? फिगर में दिया है. ऐसा दिया है कि जो मिरर है जी, कैप का टिप है, टॉप ऑफ द कैप इज एट ए हाइट समथिंग लाइक 20 सेंटीमीटर फ्रॉम हियर. लंबा सा कैप पहना है. और यहां से ग्राउंड तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर. अभी पूछा व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड, मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड कि ही कैन सी हिज कंप्लीट इमेज. मिरर कहाँ खड़ा है? उठा के नहीं रखें, ग्राउंड पे रखें. अब क्योंकि उठा के रखते तो यहाँ तक शायद रहता और उसका पाँव उसको दिखता. अभी भी तो पाँव उसको दिखेगा ही क्योंकि ग्राउंड पे रखा है. तकलीफ हुआ क्या? खाली ये मिरर का टिप उसको दिखना चाहिए. ही मस्ट बी एबल टू सी द टॉप ऑफ हिज कैप. ये चीज उसको दिखना जरूरी है. नहीं, ये चीज उसको दिखना जरूरी है. ओहो गलत. ये चीज उसको दिखना जरूरी है. ठीक है, ये दिखना जरूरी है. अब ये कैसे दिखेगा? अगर यहां से कोई रे ऐसे आएगा और उसकी आंखों में गिरेगा. नहीं, इसका मतलब इससे ऊपर का मिरर हमें चाहिए क्या? डू वी नीड द मिरर अबव दिस? नो. यहां तक का मिरर हो जाएगा तो काफी है. मिरर यहां तक हो गया तो काफी है कि नहीं? क्या आप बता सकते हो? अब व्हाट शुड बी द मिनिमम साइज ऑफ द मिरर? हम जानते हैं कि यहां से यहां तक का हाइट हमें मालूम है. यहां से यहां तक का हाइट हमें मालूम है. और अगर हम ये हाइट को पता कर लेंगे हमारा काम बन जाएगा. क्या बता सकते हो कि ये हाइट कितना होगा? ये कितना होगा? 10. क्योंकि 20 है तो ये 10. दैट्स लाइक ए गुड बॉय. और ये है 100. तो मिनिमम साइज ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड व्हेन इट इज स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड इट इज 110. अगर मिरर को उठा के रखेंगे तो कितना बड़ा मिरर चाहिए उसको पूरा इमेज देखने के लिए? 60 सेंटीमीटर. क्या समझ में आया? लोग क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते और 60 सेंटीमीटर लिख के आ जाते हैं. ये मेडिकल एंट्रेंस का क्वेश्चन है. समझ में आया सबको? सो द मिनिमम साइज ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड, मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड इज, आंसर क्या हो गया? 110 सेंटीमीटर. ठीक है, ये चीज समझ में आया. चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट. कर लीजिए. अब नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट देखेंगे. रीजियन ऑफ परव्यू और रीजियन ऑफ साइट. इट इज द रीजियन being in which an observer can see the image of an object. ये वो रीजन है जहां पर खड़े रहने से आपको इमेज दिखेगा. उसको कहते हैं रीजन ऑफ साइट और रीजन ऑफ परव्यू. समझ में आया? थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. सपोजिंग हम कहें कि हमारे पास एक मिरर है ऐसा. जस्ट दिस इज ए मिरर. सॉरी, मैं सॉलिड मिरर लेता हूँ. यहाँ से एक मिरर ऐसा है सपोज. अभी मान लो कि ये जो मिरर यहाँ पे है, ये मिरर थोड़ा और छोटा कर लेते हैं. ये मिरर थोड़ा और छोटा कर देते हैं. ये है मिरर. Suppose I say this is what is the mirror. अब मान लो कि यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है.
इस ऑब्जेक्ट का इमेज देखने के लिए ऑब्जर्वर को कहाँ होना चाहिए? अच्छा पहले बताओ तो क्या ये जो ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे होगा? बाय द वे द लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मिरर। मतलब उसका इमेज कहीं यहाँ कहीं बनेगा, ये यहाँ से जितना दूर पे है उतनी दूर पे इधर कहीं बनेगा, है कि नहीं? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी कोई इसका इमेज को तब देख पाएगा जब यहां से निकलता हुआ कोई रिफ्लेक्टेड रे उसकी आंखों में पहुंचेगा। सोचो कि यहां से कोई रे ऐसे आया और आके वो मिरर की इस कोने पे गिरा। ध्यान से देखना और समझना। तो यहां पर हम इसका रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे कुछ ऐसे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? सोचो तो, इसका रिफ्लेक्टेड रे ऐसे गया। अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़े रहेगा, क्या उसके पास कोई रिफ्लेक्टेड रे पहुंच सकता है? नहीं, क्योंकि इससे ऊपर जो भी लाइट गिरेगा और भी ऊपर जाएगा। रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट रीचिंग टू दिस पर्सन। ये आदमी मिरर के सामने खड़े होते हुए भी इस ऑब्जेक्ट का इमेज को देख नहीं पा रहा है, नहीं? अच्छा, अगर ये आदमी यहाँ पे होने की बजाय कुछ यहाँ पे होता तो देख पाता क्या? यस, रिफ्लेक्टेड रे पहुंचते उसके आंखों में। सोचो, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे जो यहां से गया, मान लो यहां पे आके गिरा। ध्यान से देखना, अब ये हो गया नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो रिफ्लेक्टेड रे कुछ ऐसे जाएगा, जाएगा ना? ये हो गया दूसरा रिफ्लेक्टेड रे। क्या ये जो आदमी अगर यहाँ पे होने की बजाय कुछ यहाँ पे होगा तो कभी भी इमेज को देख पाएगा? नहीं, कोई भी रिफ्लेक्टेड रे उसकी आंखों में नहीं पहुंचने वाले हैं। We see the image only when the reflected ray reach our eye. हमें इमेज कब दिखता है? जब रिफ्लेक्टेड रे हमारे आंखों में पहुंचते हैं। अगर रिफ्लेक्टेड रे नहीं पहुंचेंगे तो हम कैसे देखेंगे? अब ये तीनों में से कौन देख सकता है? बीच वाला देख सकता है। ये बीच वाला चाहे यहाँ पे खड़े रहे या यहाँ पे खड़े रहे, कहीं भी खड़े रहेगा तो देख पाएगा कि नहीं दिख पाएगा? इससे ऊपर चला गया देख नहीं पाएगा, नीचे आ गया देख नहीं पाएगा। तो ये जो रीजन है, जिस रीजन में ये आदमी खड़ा है, ये रीजन को कहते हैं रीजन ऑफ साइट, यहां से दूर तक। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? सपोजिंग आई विल से इट लाइक दिस, आई वुड लाइक टू डायग्रामेटिकली शो व्हाट इज द रीजन, हाउ इट इज लुकिंग। से ये हो गया रीजन, और ये हो गया ये, और ये हो गया ये रीजन के बारे में बात करें। देखो ये रीजन को मैं दिखा रहा हूं आपको, ये कैसा दिख रहा है। दिस इज द रीजन जिसके अंदर होने से ये आदमी इसको देख पाएगा। समझ में आ रहा है क्या? इस रीजन से बाहर या अंदर होने से ये इमेज को नहीं देख पाएगा, ऑब्जेक्ट को देख पाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट से रे उसकी आंखों में आ रहे हैं। जहां से भी रे हमारे आंखों में आके पहुंचते उस चीज को हम देख सकते हैं। तो रीजन ऑफ साइट किसको कहते हैं? समझ में आया क्या? रीजन ऑफ साइट हो गया ये वाला। कौन सा हो गया? ये रीजन ऑफ साइट। तो ये जो रीजन ऑफ साइट है किसके ऊपर डिपेंड करता है? अगर हम मिरर का पोजीशन बदल देंगे, रीजन ऑफ साइट बदल जाएगा कि नहीं? ऑब्जेक्ट का पोजीशन को बदल देंगे, ये भी बदल जाएगा। तो रीजन ऑफ साइट किसके ऊपर डिपेंड करता है? रीजन ऑफ साइट किसके ऊपर डिपेंड करता है? चलिए लिखते हैं उसको। ये आदमी देख नहीं सकता, ये आदमी देख नहीं सकता, ये देख सकता है। इट डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ मिरर एंड ऑब्जेक्ट, मिरर एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मिरर का पोजीशन के हिसाब से ये रीजन ऑफ साइट फिक्स होता है ना? ये जो रीजन ऑफ साइट का जो बाउंड्री है, थोड़ा इसका ध्यान के देखो। ये जो बाउंड्री, ये बाउंड्री क्या है? दे आर द रिफ्लेक्टेड रेज फ्रॉम द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द मिरर। मिरर का एंड पॉइंट से रिफ्लेक्टेड रे लो, ये वो बन जाएंगे बाउंड्री। समझ में आया क्या? तो इट इज बाउंडेड बाय, इट इज बाउंडेड बाय the reflected rays, the reflected rays from the extremities of the mirror, और मिरर की एक्सट्रीमिटी से हम बाउंड्री ले
रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करते हैं, वो दोनों रिफ्लेक्टेड रे के बीच में रहता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मिरर के लिए आप रीजन ऑफ साइट ड्रॉ कर सकते हो, कर सकते हो नहीं कर सकते? क्या मैं ये चीजें आपको समझा पा रहा हूँ? इज इट अंडरस्टूड? यस, ये समझ में आया। तो थोड़ा मैं इसको भी इधर ले आऊं। अच्छा, आया समझ में? अभी मैं आपको दो केस दे रहा हूं, देखो। सपोजिंग हम कहेंगे कि यहां पर एक प्लेन मिरर है, सपोज, और यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये हुआ केस 1, जहां पर एक प्लेन मिरर यहां पे रखा हुआ है। दूसरी केस में मैं एक कन्वेक्स मिरर रख रहा हूं। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ए कन्वेक्स मिरर? ऐसा शेप का होता है ना, कन्वेक्स है। तो ये कन्वेक्स मिरर है, दोनों का साइज बराबर है। ये जितना बड़ा है ये भी उतना ही बड़ा है, चलो उसको भी उतना ही बड़ा कर देते हैं। अब मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, दोनों की केस में कौन सा केस में रीजन ऑफ साइट बड़ा रहेगा? देखो, हाउ यू डिफाइन द रीजन ऑफ साइट? इट इज द रीजन बाउंडेड बाय द रिफ्लेक्टेड रेज फ्रॉम द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द मिरर। हाँ, समझ में आ गया तुम लोगों को? देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से कोई रे ऐसे दिया तो ये रिफ्लेक्ट करके ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? रिफ्लेक्ट करके ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? ये हो गया ना नॉर्मल। हाँ, नीचे जाएगा, तो ये रिफ्लेक्ट करके इधर आने लगा। और अगर यहां से कोई रे ऐसे गया तो ये रिफ्लेक्ट करके इधर जाने लगेगा। तो देखो, तो कन्वेक्स मिरर की केस में व्हाट ए बिग रीजन ऑफ साइट, जबकि इसके केस में देखे तो ये ऐसे गया तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे हुआ, दूसरे केस में ऐसे गया तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे हुआ। कि कौन सा केस में रीजन ऑफ साइट इज मोर? यस, कन्वेक्स केस में। समझ में आया क्या? तो क्या लिखेंगे? इन केस ऑफ convex mirror, region of sight is large as compared to that of plane mirror। क्या मेरा बात आपको समझ में आ रहा है? अब सोचो, ऑब्जेक्ट एक आदमी है और देखने वाला भी एक आदमी है। हम पहले भी बता चुके हैं, अगर किसी एक मिरर में मैं आपका शरीर का कौन सा हिस्सा को देख रहा हूं ताकि आप भी मेरे शरीर का उसी हिस्सा को देख पाओगे? व्हाट इज दैट पार्ट? आंखें। मैं अगर आपका आंख को देख पा रहा हूं मिरर में तो आप मेरे आंख को देख पाओगे नहीं? अगर मैं आपके हाथ देख पा रहा हूं, आप मेरे हाथ देख पाओगे क्या? कोई जरूरी नहीं है। आंखें देख पाने से क्यों मेरे आंखों को आप देख पाते हो? रीजन इज, अगर ये हुआ कोई मिरर, ये ऑब्जेक्ट है, यहां से रे जाके अगर हमारे आंखों में गिर रहा है तो हमारे आंखों से जाता हुआ रे भी इसके आंखों में गिरेगा। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ऐसे जाएगा तो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा तो ऐसे आएगा। सिंपल है कि नहीं? हाँ, तो आंखों से आंखों की बात हो जाता है। तो अभी थोड़ा इसमें सोचते हैं कि मान लो कि यहाँ पर कोई एक आदमी खड़ा है, ये उसका आंखें हैं, दिस इज द आई ऑफ ए मैन, और यहाँ पर कोई भी खड़ा होकर उसकी आंखों को देख सकता है कि नहीं देख सकता? देख सकता नहीं? यहाँ पर कोई खड़े होके इस इमेज की आंखों को देख सकता है कि नहीं देख सकता? देख सकता है। अच्छा, अगर ये आदमी यहाँ पर कहीं भी खड़े होके इसको देख सकता है तो ये आदमी यहाँ पर कहीं भी खड़े होके इसको देख सकता है, तो यहाँ पे खड़ा हुआ आदमी ये सारे लोगों को देख पाएगा? देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा? क्या चीजें समझ में आ रहा है? अगर ये इस इमेज को इसका इमेज को देख पा रहा है तो यहाँ पर खड़ा हुआ आदमी ये लाइन और ये लाइन के बीच में खड़े हुए सारे लोगों को देख पाएगा? देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा? नाउ थिंक अबाउट द कार ड्राइवर। वो ड्राइवर बैठा है, वो जो मिरर यूज कर रहा है, क्या यूज कर रहा है? बैक मिरर, रियर व्यू मिरर क्यों यूज कर रहा है? पीछे के लोगों को देखने के लिए।
एक दो लोग दिखाई देंगे अच्छा है, कि पूरा चौड़ा दिखाई देगा तो अच्छा है। व्हेन इट इज वाइड स्प्रेड इट विल बी बेटर। तो हम कार में कैसा वाला रियर व्यू मिरर लगाते हैं? कॉन्वेक्स। क्यों लगाते हैं? दैट इज बिकॉज वी कैन सी ए वाइड जोन ऑफ ट्रेसपासर्स, जो बगल में आ रहे हैं या फिर जो ओवरटेकर्स जो रहेंगे। समझ में आ रहा है क्या? दैट्स व्हाई वी यूज ए कॉन्वेक्स मिरर एज द रियर व्यू मिरर इन ए कार और इन ए व्हीकल। समझ में आया क्या? तो रीजन ये हुआ, और भी रीजन है लेकिन ये तो एक प्रोमिनेंट रीजन हुआ। ये प्रोमिनेंट रीजन हुआ, क्या लिखेंगे? देयरफॉर rear view mirrors are convex। क्या ये स्टेटमेंट आपको समझ में आया? देखो नहीं, हाँ ये आपको समझ में आ गया। इज इट अंडरस्टूड? रीजन ऑफ व्यू पर व्यू क्या है समझ में आ गया, ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, नाउ लेट अस सी समथिंग अबाउट ब्राइटनेस ऑफ इमेज, बट बिफोर दैट इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। लेट अस हैव ए न्यूमेरिकल ऑन दिस। चलिए, सपोज हमारे पास कोई एक मिरर है यहाँ पे, दिस इज व्हाट इज ए मिरर, और ये मिरर का लेंथ भी हमें दिया गया है। लेंथ कितना दिया? लेंथ दिया है L। और चलो मानते हैं कि इसके बीचों बीच यहाँ पे कुछ d डिस्टेंस पे, कितना दूर पे? एट ए डिस्टेंस d, एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम हियर, सपोज हम कहेंगे कि हियर इज, बीचों बीच है, मिड पॉइंट में है, d डिस्टेंस में यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से 2d डिस्टेंस में, एट ए डिस्टेंस 2d फ्रॉम हियर, 2d डिस्टेंस में कोई आदमी यहाँ पर चल रहा है। द मैन इज वॉकिंग हियर, वो यहाँ से चल रहा है, ऐसे चलते चलते इस रास्ते में वो जा रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड द फिगर। ठीक है, हम थोड़ा इस मिरर को और भी छोटा कर देते हैं, काफी बड़ा मिरर है। अरे नहीं, मिरर को छोटा कर दिया, ठीक है। और ये आदमी को इसको बीच में लाना था, बीच में ले आया। यस, ऑब्जेक्ट इज मिडवे, यहाँ पर रखा है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर कोई आदमी चल रहा है। When this man is walking from A to B, he is able to see the image। ये डिस्टेंस कितना दिया है? ये डिस्टेंस दिया है 2D। The man walking from A to B is able to see the image। मतलब A से पहले उसको इमेज दिखाई नहीं दे रहा था, B के बाद उसको इमेज दिखाई नहीं देगा। बताओ, what is the minimum distance between A and B? क्वेश्चन समझ में आया क्या? तो अब ये फिगर को हम छोटा कर देते हैं। छोटा करने से पहले थोड़ा चेंज कर देंगे वैल्यूज, तो आपको दिखने में आसान होगा। ये है L, बड़ा सा करते हैं, और ये हो गया D, और ये हो गया 2D, और ये आदमी का पोजीशन A, और ये पोजीशन को हम कहेंगे B। अब मैं मिरर इमेज को छोटा कर देता हूं, सो दैट आई कैन मेक द क्वेश्चन। यस, आप देखो, इन फिगर shown a man moving along AB is able to see the image, find minimum or maximum distance between A and B। A और B के बीच में कितना मैक्सिमम? क्या जितने भी दूर चले जाएगा इमेज दिखेगा? नहीं, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा A और B के बीच में, ताकि वो अपना
ये ऑब्जेक्ट का इमेज को देख पाएगा। ऑब्जेक्ट का नाम है ओ, ओ का इमेज को वो देख पाएगा। ओ कहाँ रखा है? मिडवे रखा है दोनों के बीच में। क्या क्वेश्चन समझ में आया? ही विल बी एबल टू सी द इमेज, मतलब जब तक वो ए से बी के बीच में होगा ही मस्ट बी इन द रीजन ऑफ परव्यू। बी के बाद उसको इमेज नहीं दिखेगा, ए के नीचे उसको इमेज नहीं दिखेगा, मतलब बी तक इमेज दिख रहा है। तो क्या बता सकते हो उसका रे डायग्राम कैसे होगा? हाउ विल बी द रे डायग्राम? हाउ विल बी द रे डायग्राम? उसको इमेज दिखेगा, इमेज दिखेगा मतलब ऐसा जाके ये ऐसा जाके कोई रे यहां से रिफ्लेक्ट करके यहां तक पहुंच रहा होगा, तभी ना दिखेगा। इससे ऊपर इसको दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, क्योंकि एक्सट्रीम तक तो पहुंच गए हम। और सिमेट्री से पता चल रहा है कि ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस विल बी इक्वल टू आल्सो ये डिस्टेंस। ऊपर जितना होगा ये पॉइंट से ऊपर, ये पॉइंट से नीचे भी तो वही होगा। चलो इधर से भी कोई रिफ्लेक्टेड रे आएगा तो उसको यहां तक आना चाहिए, मतलब ए से बी तक वो इमेज को देख पाएगा, उससे नीचे नहीं देख सकता। क्या बातें समझ में आ रहा है? नहीं, हमें ए बी का डिस्टेंस पता करना है कि नहीं? सब कुछ लिखेंगे तो थोड़ा तकलीफ हो जाएगा। समझ लो, मैं आपको लिखने के लिए समय देता हूं। अभी मुझे पता करना है कि डिस्टेंस क्या है। ठीक है, मैं ये करता हूं, ऐसा एक लाइन ड्रॉ किया तो आप कहोगे कि ये जो एंगल है, ये एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा? दोनों एंगल, अरे लिख लो, बाद में लिखने के लिए समय देंगे, पहले समझ लो। ये एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा? अच्छा, मैं अगर यहां से एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर देता हूं तो क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? होंगे। क्यों? क्योंकि दो एंगल बराबर है, उनका बीच का साइड भी बराबर है। ASA आशा वाला थ्योरम, नहीं, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, यहां से यहां तक कितना, ये अगर मिड पॉइंट में है तो क्या बता सकते हो ये लेंथ कितना है? L/2, क्योंकि मिरर का साइज दिया है L। क्या बात समझ में आ रहा है? ये अगर L/2 हुआ तो ये कितना होगा भैया? L/2। क्या आपको ये पॉइंट को, चलो P मानते हैं, इसको Q मानते हैं, इसको R मानते हैं, क्या आपको दिख रहा है कि हियर PQ और ये पॉइंट को S मानते हैं, PQS ट्रायंगल एंड PBR ट्रायंगल आर सिमिलर? दिख रहा है? PQS ट्रायंगल PBR ट्रायंगल सिमिलर है। दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं? जब इसका 3 एंगल उसका 3 एंगल करस्पॉन्डिंग 3 एंगल को बराबर हो जाता है। देखो तो ये एंगल के बराबर होगा, ये 90, ये तो कॉमन एंगल हो गया ना, दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो साइड्स विल बियर ए कांस्टेंट रेशियो। तो आप कहोगे BR/QS, BR बड़े ट्रायंगल का साइड बाय QS इज इक्वल टू, ये लेंथ कितना है? PR बाय ये लेंथ कितना है? PQ। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब वैल्यू डाल के देखो तो BR का वैल्यू क्या है मालूम नहीं, QS तो L/2 है, सो BR बाय L/2 इज इक्वल टू PR। हाँ, PR तो मालूम है 2D है, ये लेंथ कितना है? 2D है, दिस लेंथ इज 2D, तो 2D बाय PQ कितना है? P से Q यहाँ तक कितना है? बोलो D, तो ये हो गया 2। तो BR का वैल्यू कितना हुआ भैया? BR का वैल्यू कितना हुआ? ये L/2 लो, इधर मल्टीप्लाई कर दो, इज इट कमिंग L? यस, BR इज L। क्या बात समझ में आ रहा है? BR इज L। क्या सिमिलरली आप बता सकते हो AM का लेंथ कितना होगा? ये L हुआ तो सिमेट्री से दिख रहा है कि ये भी L होगा कि नहीं होगा? और ये लेंथ L है तो ये लेंथ कितना होगा? ये भी L होगा, ये भी L है, ये निकल गया L है, ये भी L है। सो AB पूरा लेंथ A से B तक का लेंथ कितना हो गया? CL। क्या बात समझ में आया कि डिफिकल्ट लग रहा है? समझ में आ रहा है ना? दोबारा चाहिए किसी को? नहीं, बढ़िया।
देख लो, अब लिखो इसको बढ़िया से, समझ लेने से करना आसान होता है। देख लो, यू कैन डू इट। चलिए इस क्वेश्चन को और एक नया तरीके से करते हैं, डिफरेंट तरीके से, शायद आपको आसान लगेगा। मैं दूसरा तरीका कर रहा हूँ, मैं ये क्वेश्चन को कॉपी करके लेता हूँ यहाँ से, शायद आपको समझने में आसान होगा। कॉपी, ये है हमारा क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखो। अब मैं क्या करता हूँ, ये सारे चीजों को फिर से मिटाता हूँ। अब ये मुझे चाहिए क्या, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, और ये सबको भगाओ, चलो भगा दिए, सब भगा दिए। नाउ द मिरर इज दिस, और ये वाला लेंथ भी हमें नहीं चाहिए, इसको भगाओ, और ये भी नहीं चाहिए, इसको भी भगाओ। हाँ देखो, यहाँ पे था हमारा ऑब्जेक्ट, और ये है रिफ्लेक्टेड रेज। क्या आप जानते हो कि रिफ्लेक्टेड रेज जहां मिलते हैं वहां बनता है क्या, इमेज। यहां पर तो रिफ्लेक्टेड रे इधर उधर भाग रहे हैं, आर दे रियली मीटिंग, नो, बट इफ यू एक्सटेंड देम दे विल अपीयर टू मीट एट सर्टेन पॉइंट। सो जो इमेज बनेगा वो कौन सा इमेज है, वर्चुअल इमेज है। हाँ तो वेयर इज द इमेज, वेयर इज द इमेज, चलो ना थोड़ा इसको बढ़ा के देखते हैं कहाँ है इमेज। यहाँ है, इसको बढ़ा दिए लाइन को इधर, और ये लाइन को बढ़ा दिए इधर, तो इमेज तो यहाँ पे बनने वाला है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बनेगा, सॉरी यहाँ पे बनेगा, आई कॉल इट इमेज। मिरर का नाम देते हैं PQ। अभी थोड़ा देखिए, इसमें हुआ यूं है कि ये जो ट्रेंगल है और ये जो ट्रेंगल है, क्या ये दोनों ट्रेंगल आपको कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं? कैसे? क्योंकि ये एंगल जितना होगा ये एंगल उतना होगा, ये एंगल जितना होगा ये एंगल उतना ही होगा। कैसे? अरे भाई इंसिडेंट एंगल है, ये यहाँ पे जितना एंगल करेगा ये यहाँ पे उतनी ही एंगल करेगा। ये एंगल की बराबर है नहीं, और ये एंगल की भी तो बराबर है। कोई रे ऐसे गिरा तो ये एंगल बराबर होता है कि नहीं होता है? यस, दैट वे यू कुड सी कि ये एंगल की बराबर है, ये एंगल की बराबर है, तो ये दोनों एंगल बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर है, और ये एंगल कॉमन है, और ये साइड भी कॉमन है, तो द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कौन सा दोनों ट्रायंगल? आप कहेंगे कौन सा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो आप कहोगे हाँ, ये IPQ ट्रायंगल एंड OPQ ट्रायंगल। OPQ सेकेंड मेथड की बात कर रहे हैं, OPQ ट्रायंगल एंड IPQ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। हाँ ये समझ में आया, कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, मिरर का लेंथ L है, वो हमें मालूम है, हम यहाँ छोड़ देते हैं, मालूम है लेंथ L है, दिस लेंथ इज L वी नो। अच्छा, और अगर ये डिस्टेंस D है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर D है, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, ये डिस्टेंस अगर D है तो ये डिस्टेंस भी तो D ही होगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस आर इक्वल। Distance of object from the mirror is same as distance of image from the mirror, ये भी तो D ही होगा नहीं? अच्छा, हमें मालूम है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना था? अरे ये D था और ये पूरा 2D था कि नहीं? तो क्या बता सकते हो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इमेज तक का डिस्टेंस 3D हो जाएगा। यस, समझ में आया? यहां तक की चीजें समझ में आया? वाओ, तो पता चला कि ये डिस्टेंस है D, और यहां से यहां तक का पूरा का डिस्टेंस है 3D। अब ये PQI ट्रायंगल एंड ABI ट्रायंगल क्या दोनों सिमिलर है? यस, PQI एंड ABI आर सिमिलर है कि नहीं? तो हम कहेंगे PQI triangle and ABI triangle are similar। इसका मतलब PQ by AB
मस्ट बी इक्वल टू ये डिस्टेंस कितना है d और ये पूरा डिस्टेंस 3d, तो d बाय 3d। क्या बात समझ में आ रहा है? दिस डिस्टेंस इज d, ये पूरा डिस्टेंस है 3d, d बाय 3d। समझ में आ रहा है क्या? तो अब हम कहेंगे PQ कितना है? PQ तो L था, तो L बाय AB इज इक्वल टू 1/3 और AB कितना हो गया 3L। ऐसे भी समझ सकते हैं। क्या मालूम आपको कौन सा मेथड इजी लगा? पहला वाला इजी था कि दूसरा वाला इजी था? दूसरा वाला इजी था। बढ़िया, जिसको जो मेथड इजी लगा वो कर लो। क्या भी समझ में आया? बढ़िया, नोट इट नाउ। लेट अस सी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इमेजेस इन ए मिरर। अगर एक मिरर है, एक इमेज दिखता है। अगर आपके सामने दो मिरर रखा जाएगा तो एक इमेज दिखेगा। मान लो कि हियर इज एन ऑब्जेक्ट, लेट मी डू इट लाइक दिस। सपोज हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक मिरर है, यहाँ पर एक मिरर है और ये दो अलग अलग मिरर है। आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको कितना तो इमेज दिखेगा? क्या इसमें एक दिखेगा, इसमें एक दिखेगा? चलो सोचते हैं कि यहाँ पे कोई एक मिरर ऐसा है, दूसरा मिरर 90 डिग्री करके है और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट को मैं रखा, ठीक है, ऑब्जेक्ट को रखा। यहां से निकलता हुआ जो रे आएंगे इसमें एक इमेज बनाएंगे। ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है। चलो इसको कहेंगे यहाँ पे एक इमेज बनेगा I1, मिरर 1 में बनना, और इसका भी एक इमेज बनेगा I2, इसमें भी एक इमेज बनेगा I2। बनेगा कि नहीं बनेगा? लेकिन थोड़ा ध्यान से सोचो, इमेज का मतलब क्या है? रिफ्लेक्टेड रेज रीचिंग योर आई। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का रेज ऐसे आ रहे हैं, ऐसे करके जा रहे हैं और इनको एक्सटेंड करो तो यहां पर आ रहे हैं, इमेज पे आ रहे हैं, क्योंकि सारा रिफ्लेक्टेड रेज इमेज पे कन्वर्ज होते हैं। अब ये जो रेज आके यहाँ पे गिरेंगे, गिरने के कारण ये यहां से फिर से जाएंगे इसे, तो यहां पे जो किसी का आंख में अगर ये रे गिरेगा तो उसको कौन सा इमेज दिखेगा? इसका इमेज दिखेगा, क्योंकि लग रहा है कि यहां से कोई लाइट आके गिर रहा है और जा रहा है, तो उसका भी इमेज उसको दिखेगा। दिखेगा ही नहीं दिखेगा? तो इसका मतलब ये इमेज का भी इसमें इमेज बनेगा, ये इमेज का भी उसमें इमेज बनेगा, तो मल्टीपल इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। नॉट एंडलेस। हमें निकालना है कि कितना ठो इमेज दिखेगा, ठीक है, कितना ठो इमेज दिखेगा। चलिए, कितना ठो इमेज दिखेगा जानने के लिए हम क्या करेंगे, विल टेक ए केस लाइक दिस। थोड़ा ढंग से बनाते हैं कि अब हमें पता करना है कि इस मिरर में हमें कितना ठो इमेज दिखने वाला है। मैं लेता हूं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे, यहाँ पर दो मिरर है, दो मिरर के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री क्लियरली दिख रहा है। इसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा भैया? ये यहाँ पे बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? और इसका जो इमेज बनेगा इसमें, वो कहाँ पे बनेगा? वो बनेगा यहाँ पे। ये जितना दूर पे उतने ही दूर पे बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? यस। अब ये इमेज का भी इमेज बनेगा इस मिरर में, नहीं? अगर मैं यहाँ पे कोई कॉपी रख देता हूं ताकि ये इसका लाइट इसके ना गिरे, तब भी इसका इमेज इसमें बनेगा कि नहीं बनेगा? इस मिरर में देखोगे तो उस मिरर का इमेज को भी तो देख पाओगे, है कि नहीं? अच्छा, तो इस मिरर का भी इमेज बनेगा। अब ये जो इमेज है, इसका इमेज इसमें बनेगा तो कैसे बनेगा? लेट मी एक्सटेंड दिस मिरर। ये हो गया मिरर, वर्चुअल एक्सटेंशन है, और ये मिरर है, ऐसे वर्चुअल एक्सटेंशन है। अब ये इमेज का इमेज इस मिरर में कैसे बनेगा? ये मिरर 2 में मिरर 1 का इमेज कैसे बनेगा? अब सोचो कि ये एक ऑब्जेक्ट जैसे बिहेव कर रहा है इस इमेज, इस मिरर के लिए। इसका इमेज इसमें सोचो तो ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज कहाँ बनेगा? उसको वर्चुअली एक्सटेंड करो। द लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज परपेंडिकुलर टू द मिरर, मतलब इसका इमेज इस मिरर में यहाँ पे कहीं बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा?
बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। यस। अच्छा, अब बन गया, ये बन गया इमेज किसका? ये वाले का, ये वाले का इमेज यहाँ पे बन गया। ठीक है, ये वाले का इमेज यहाँ पे बन गया। अब ये इमेज कौन सा मिरर में बना है? मिरर 2 में बना है कि नहीं? अच्छा, तो फिर ये जो इमेज बना, इसका इमेज फिर मिरर 1 में बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो कहां बनेगा? यहां पे बनेगा, इसके ऊपर आ गया कि नहीं आ गया? फिर इसका इमेज ये होगा, और नया इमेज दिखेगा क्या? नहीं, ये तो घूमते जाएंगे इसे। तो आपको कितना तो इमेज दिख रहा है? देखो तो ये तो ऑब्जेक्ट है, इमेज दिख रहा है कितना? 3। 2 मिरर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर ले लो, बीच में खड़े हो जाओ, देखो आपको 3 इमेज दिख रहे हैं। कहां दिख रहा है? एक दिख रहा है ये मिरर में, एक मिरर में, दूसरा ये कोने कोने पे एक दूसरा दिखेगा यहां पर। कभी ड्रेसिंग रूम में गए होगे ना, किसी मॉल वगैरह में ड्रेस चेंज करने के लिए, 2 मिरर है तो कितना इमेज दिखते हैं? 3। तो आपको यहाँ पे एक इमेज दिखेगा, यहाँ पे एक दिखेगा, यहाँ पे एक दिखेगा, ये जो कोने पे एक इमेज दिखेगा। तो when the angle between the 2 mirrors is 90 degree, you see 3 images। क्या किया हम लोग? कैसे पता चला 3 images? इसका इमेज इसमें बना है, इसका इमेज इसमें बना है, इसका इमेज फिर इसमें बना है, और फिर पता चला कि रिपीट हो गया था, और इमेज नहीं बनेगा, क्योंकि अभी रिपीटेशन में इसका इमेज यहाँ पे बनेगा, ऑब्जेक्ट पे बनेगा, तो उसको क्या दिखेगा? दिखेगा नहीं। फिर इसका इमेज इसमें बनेगा, रिपीटेशन में वही 3 ही इमेज दिखेगा। अगर ये 90 डिग्री नहीं होता, कुछ मान लो 60 डिग्री होता, ठीक है, चलिए सोचते हैं क्या हो रहा है। ये हो गया, समझ में आया? 90 डिग्री के केस में यू आर फाइंडिंग 3 इमेजेस, 3 इमेज आपको दिखने लगा। अब मैं आपको बताता हूं व्हेन द एंगल बिटवीन मिरर्स इज 60 डिग्री। ये है एक मिरर और ये है दूसरा मिरर, ठीक है, ये 2 मिरर है, एंगल 60 डिग्री के आसपास है। चलो मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है। आप जानते हो कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस मिरर में यहीं पे कहीं बनेगा, है ना? इस इमेज में यहीं पे कहीं बनेगा। कहाँ पे? यहाँ पे कहीं बनेगा। और इसका इमेज इस मिरर में यहाँ पे कहीं बनेगा। अच्छा, ये जो मिरर है ये एक्सटेंड किए हैं, ये मिरर है इसको भी एक्सटेंड किए हैं। चलिए, अब इसका इमेज, ये कौन सा मिरर का इमेज है? मिरर 1 का। इसका इमेज मिरर 2 में तो बनेगा, मतलब इसका इमेज यहाँ पे कहीं बनेगा। कहाँ पे बनेगा? सीधा खींचो यहाँ से, देखो ये इस मिरर से जितना दूर पे उतनी दूर पे बनेगा। यहाँ पे बना क्या? यू फाइंड हियर इज एन इमेज। ये जो इमेज है ये कौन सा मिरर में बना है? मिरर 2 में। तो इस इमेज का फिर मिरर 1 में फिर से बनेगा। इसका इमेज जब मिरर 1 में बनेगा, कैसे बनेगा? मिरर 1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस में यहाँ पे कहीं बनेगा। आर यू गेटिंग? ये यहाँ पे कहीं जाके बनेगा, ठीक है। क्योंकि मैं अप टू स्केल नहीं कर रहा हूं तो ढंग से नहीं बन रहा। ये जो इमेज बना, कहां पे बना? ये कहां पे बना? ये इमेज कौन सा मिरर में? मिरर 1 में नहीं, मिरर 1 में बना। ये मिरर 1 में बना, तो इसका इमेज फिर मिरर 2 में बनेगा। मिरर 2 कौन सा है? ये इसमें बनेगा, तो ये कुछ यहाँ पे बनेगा। ये मिरर 2 है ना, इसका इमेज यहाँ पे बनेगा, है कि नहीं? और क्या हो गया? ये जो इमेज बन गया, इसका इमेज फिर से कहां बनेगा? ये कौन सा मिरर में बना है? मिरर 2 में। इसका इमेज मिरर 1 में बनाएंगे तो मिरर 1 से ये दूरी पे यहाँ पे कहीं बनेगा, है कि नहीं? यस, ये जितना दूरी पे है उतनी दूरी पे ये बनेगा, लाइक दिस। फिर इसका इमेज ये कौन सा मिरर में बना है? ये मिरर में। इसका बनेगा इसमें, बनेगा कि नहीं बनेगा? सो गो ऑन मेकिंग इमेजेस। इसका इमेज फिर कहां से बनेगा? यहाँ पे कहीं बनेगा, बनाते जाओ। इसका इमेज कहां बनेगा? ये बन गया मिरर 2 में। इसका फिर बनेगा मिरर 1 में। कितने इमेज बन रहा है देख रहे हो? यहाँ पे भी आपको एक इमेज दिखेगा। इसका इमेज कहां बनेगा? फिर मिरर 2 में, यहाँ पे कहीं बनेगा, है ना? तो आपको मिल जाएगा कि ये इमेज यहाँ पे कहीं बना। इसका इमेज
फिर इसमें ऐसे करते करते जाओगे तो एक समय आएगा जब एक इमेज दूसरी इमेज के साथ कोइंसाइड कर जाएगा। जब कोइंसाइड कर गया उसके बाद और नया इमेजेस नहीं बनेंगे क्योंकि वही रिपीट होने वाला है। रीडिंग तो देन यू हैव टू स्टॉप एंड काउंट हाउ मेनी इमेजेस इज फॉर्म। क्योंकि मैं एग्जैक्टली यहाँ पर 60 डिग्री नहीं ड्रॉ कर पाया हूँ तो इसीलिए हमें ये सब ड्रॉ करने में थोड़ा दिक्कत होता है, एंगल ड्रॉ करने में। कहने का मतलब है कि एंगल 90 डिग्री है तो समझ में आ गया। 90 के अलावा कोई दूसरा एंगल अगर होगा, मान लो कि दो मिरर के बीच में एंगल है 180 डिग्री। सोचो ये है एक मिरर और ये है दूसरा मिरर, कितना इमेज बनेगा? एक नहीं, क्योंकि दोनों मिलकर एक मिरर बन गए। 90 डिग्री हुआ तो बन गया 4, सॉरी 3। 60 डिग्री में कुछ अलग बन रहे हैं। तो हाउ टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इमेजेस व्हेन द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स इज थीटा। अगर दो मिरर के बीच में एंगल दिया है, कितना तो इमेज बनेगा, कैसे पता करेंगे? क्या बात समझ में आ रहा है? चलिए अब उसको देखते हैं। नंबर ऑफ images formed in a combination of mirrors when angle between mirrors is theta। दो मिरर के बीच में एंगल है थीटा तो कितना इमेज बनेगा? एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख चुके हैं कि व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, नंबर ऑफ इमेज क्या बन रहा था? नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 3। लेकिन थीटा कुछ भी हो सकता है, 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, 40 डिग्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाउ मेनी इमेजेस विल बी फाउंड? यू हैव टू फॉलो सम स्टेप्स, स्टेप वाइज करेंगे। चलिए स्टेप 1, फाइंड 360 बाय थीटा। ये 360 बाय थीटा क्या है? चलो इसको नाम देते हैं m। पहले एक m वैल्यू निकालेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि होल नंबर होगा। अगर ये 60 डिग्री हुआ तो 6 हुआ, 40 डिग्री हुआ तो 9 हुआ, 45 डिग्री हुआ तो ऐसे ही कुछ वैल्यू जाएंगे, नहीं 8 होगा, 45 डिग्री होगा तो। अब अगर मान लो 31 डिग्री तो कोई जरूरी नहीं कि होल नंबर होंगे, कोई फ्रैक्शन भी हो सकता है। ओके, स्टेप नंबर 2, इफ m is a whole number then हम और एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं, n इज इक्वल टू m। इफ m इज नॉट ए होल नंबर देन n इज नेक्स्ट इंटीजर ऑफ m। ये स्टेटमेंट समझने में दिक्कत होता है, समझने में दिक्कत होगा, इसको थोड़ा समझ लो। एग्जाम्पल, इफ m इज इक्वल टू 6 तो n का वैल्यू क्या लेंगे? m इज ए होल नंबर, n का वैल्यू हो गया 6। इफ m इज 4.3, ये फ्रैक्शन है तो n का वैल्यू क्या होगा? नेक्स्ट इंटीजर, 4 का नेक्स्ट इंटीजर। क्या बात समझ में आ रहा है? बताओ, इफ m इज इक्वल टू 7.1 तो n का वैल्यू क्या लेंगे? फ्रैक्शन हो गया, नेक्स्ट इंटीजर कौन है? 8। क्या ये चीजें समझ में आ रहा है? अगर m का वैल्यू है 9 तो n का वैल्यू कितना होगा? 9, होल नंबर है। क्या ये चीज समझ में आया? बढ़िया। बुक में आपका ये वाला पार्ट नहीं दिया है, ठीक है? बुक में आपका सिंपल वाला पार्ट दिया है। स्टेप नंबर 3, इफ ऑब्जेक्ट is not along
bisector of mirrors, angle bisector of mirrors is not along angle bisector of mirrors. एंड को याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. एंड n is odd, then number of images is equal to n. कितना इमेज बनेगा? n. नहीं, otherwise number of images is equal to n minus 1. अगर n ऑड है और जो ऑब्जेक्ट है वो एंगल बाइसेक्टर में नहीं है, अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो इमेज बनेगा n. समझ में आया? दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए. ऑब्जेक्ट मस्ट बी अनसिमेट्रिकली केप्ट बिटवीन द टू मिरर्स एंड n इज ए ऑड. दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो कितना तो इमेज होगा? n. बाकी सारा केस में n माइनस 1. क्या बात समझ में आ रहा है? चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं तो आपको समझ में आएगा. ठीक है. इफ हियर दिया है, फिगर दे दिया. चलिए फिगर दे देते हैं, आसान रहेगा आपको समझने के लिए. ये एक मिरर है और ये एक मिरर है. ठीक है. और आपको मालूम है कि ये उसका एंगल बाइसेक्टर है. हाँ, और दिया है कि ये पूरा एंगल दिया है 45 डिग्री, 40 डिग्री दिया है. कितना? 40 डिग्री. पूरा एंगल दिया है 40 डिग्री. यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं. एक ऑब्जेक्ट है ए, दूसरा ऑब्जेक्ट है बी. ए एंड बी आर टू ऑब्जेक्ट्स. ए इज along the bisector, मतलब सिमेट्रिकली प्लेस्ड बिटवीन द मिरर्स. B is unsymmetrically placed. A का कितना इमेज बनेगा, B का कितना इमेज बनेगा, ध्यान से देखना है. ठीक है. तो पहले मैं कहता हूं, आप लोग ध्यान से देखो. थोड़ा टेढ़ा है ये चीज, जल्दी समझ में नहीं आता है. थोड़ा ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा. चलो सोचते हैं. स्टेप 1. स्टेप 1 में पहले आप निकालते हैं m, जो कि 360 बाय थीटा. थीटा कितना है यहाँ पे? 40 डिग्री. 360 बाय 40 कितना हुआ? 9. स्टेप 2. n क्या होगा? m होल नंबर है, इट इज 9. होल नंबर नहीं होता तो नेक्स्ट इंटीजर होता. समझ में आया? 9. अब स्टेप 3. नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ b इज इक्वल टू, क्या b अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड है? हाँ है. क्या n ऑड है? हाँ है. दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करके तो नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ b विल बी इक्वल टू n, दैट इज 9. b के 9 इमेज बनेंगे. बात समझ में आया? नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ a, क्या n ऑड है? हाँ है. क्या a अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड है? नहीं, तो कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुआ. तो कितना इमेज होगा? n माइनस 1. a का बनेंगे 8 इमेज, b का बनेंगे 9 इमेज. आया समझ में? टेढ़ा है पर मेरा है कि नहीं? हाँ, ये इंटरेस्टिंग चीज है. बुक में आपको मिलेगा खाली सिमेट्रिकल पोजीशन के लिए, अनसिमेट्रिकल पोजीशन के लिए आपकी बुक में नहीं. तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया. बुक में मिलेगा फॉर्मूला क्या है? n माइनस 1. खत्म. नहीं, हम कहेंगे नहीं, n भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशंस. समझ में आया? तो ये बन गया n माइनस 1 इज इक्वल टू 8. क्या मैं केस बदल दूंगा तो आप लोग सोच सकते हो? चलिए सोचते हैं अगला केस. मैं केस बदल देता हूं. I now go for another case. I go for another case. You are to find out. ये केस में क्या दिया गया है? दिया गया है कि ये 41 डिग्री, 40 डिग्री नहीं है ये. अरे ये 40 डिग्री नहीं है, एंगल कुछ दूसरा दिया है. चलो एंगल दिया है समथिंग लाइक 30 डिग्री. एंगल दिया है कितना?
30 डिग्री। क्या आप बना सकते हो इसके लिए? कैन यू ड्रॉ इट व्हेन द एंगल इज 30 डिग्री? फटाफट शुरू हो जाओ। स्टेप 1, यहाँ पे थीटा कितना है? 30 डिग्री। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में नंबर ऑफ इमेजेस मिल गए। नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ ए, नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ बी बताना है आपको। स्टेप 1 में हम m निकालते हैं। कैसे? 360 बाई 30 करेंगे और 360 बाई थीटा करेंगे। 360 बाई थीटा कितना हो गया? 360 बाई 30 हो गया 12। n कितना होगा? कौन बताएगा? n 12। n इज ऑल्सो 12। बढ़िया है। नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ a, अरे ये तो इवन है। अगर ये इवन होता फिर वो अनसिमेट्रिकली होता तब भी होता n, लेकिन ये तो ऐसे ही इवन दिख रहा है। ये इवन है तो किसका इमेज ज्यादा होगा? a का कि b का? b अनसिमेट्रिकली है, उसका इमेज n होता। अगर n का वैल्यू इवन होता, लेकिन ये ऑड है तो b का भी वही इमेज बनेगा, a का भी वही इमेज बनेगा। दोनों का इमेज बनेगा n-1। ये हो गया 11, ये हो गया 11। Both of them will have 11 images. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है ना? Now you try with theta is equal to 31 डिग्री। 31 डिग्री में क्या होगा? Let us go for next example में when थीटा इज 41 डिग्री। चलो मानते हैं 41 डिग्री। अब तो होल नंबर तो आएगा नहीं, फ्रैक्शंस आएंगे नहीं। अच्छा, तो पहले m का वैल्यू निकालें। कितना होगा? 360 बाई थीटा। अगर ये 40 होता तो वैल्यू कितना होता? 360 बाई 40 कितना होता? 9। अब वैल्यू क्या होगा? 9 से ज्यादा कि 9 से कम? 41 की है, 9 से ज्यादा। ओहो, 40 होता तो थीटा ये होता 9, ये 41 है तो 9 से कम होगा। 9 से कम होगा मतलब 8 पॉइंट समथिंग होगा। कितना होगा जानने की जरूरत नहीं, ऐसे छोड़ दो। नहीं, क्योंकि हमें तो n से मतलब है। n क्या होगा? ये फ्रैक्शन आ गया, नेक्स्ट इंटीजर 9। हाँ, और हमारा केस कैसा है? हमारा केस ऐसा है, ये दिया है, सॉरी ये फिगर को यहाँ पे भी ले आते हैं। ये एंगल दिया है 41 डिग्री, ठीक है, ये 41 डिग्री दिया हुआ है। अब n का वैल्यू हो गया 9। नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ a कितना होगा? ये तो सिमेट्रिकली रखा है। नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएगा? n-1, 9 - 1 इट इज 8। नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ b क्या बता सकते हो? b का कितना इमेज होगा? n दिख रहा है और b है अनसिमेट्रिकली, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गए तो इसका क्या हो जाएगा? n दैट इज 9। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ, चलो हम कहेंगे थीटा का वैल्यू है 39 डिग्री। चलो सोचो और बताओ। व्हेन थीटा इज 39 डिग्री। नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन थीटा इज 39 डिग्री, मतलब कैसे कैसे वैल्यू दे रहे हैं? और अराउंड जो 60 डिग्री 45 डिग्री ये सब के लिए तो हर कोई कर लेता है, इसलिए मैं थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा वैल्यूज दे रहा हूँ। क्या बातें समझ में आ रहा है सबको? यस यस यस। ये दिया कितना है? 39 डिग्री। क्या आप m का वैल्यू बता सकते हो? 360 बाई थीटा, मतलब 9 40 होने से होता है 9, ये 39 है तो 9 से ज्यादा होगा कि कम? ज्यादा होगा। तो चलो मानते हैं ना 9 पॉइंट समथिंग। क्या n का वैल्यू आप बता सकते हो? 10। नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ a बता सकते हो? n इवन हो गया है, n इवन हो गया है तो इस सिमेट्रिकली रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ a एंड b both will be equal to n-1 and that is 9। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है?
क्योंकि अगर ये अनसिमेट्रिकली रहेगा और n ऑड होगा तब भी होता है n, नहीं, और रेयर केस होता है, इसलिए वो वाला केस को बुक में दिया नहीं है। तो क्या देखें यहाँ पर, क्योंकि n इवन है, अब ऑब्जेक्ट कहीं भी रखे उसका नंबर ऑफ इमेजेस बनेगा n-1। क्या बातें सबको समझ में आया? हाउ टू काउंट नंबर ऑफ इमेजेस, बढ़िया है। नाउ टाइम इज क्रशिंग, लेट अस सी। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।